हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फ्यूजन क्लासेस। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट किए थे। तो आज का लेक्चर जो है कंप्लीटली लास्ट लेक्चर से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो जो लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज उस लास्ट लेक्चर को देखना, खासकर लैटिस एनर्जी का पार्ट है ना। हम लोग बात किए थे कि लैटिस एनर्जी को दो तरह से बात कर सकते हैं, एक थ्योरेटिकल, एक एक्सपेरिमेंटल। थियोरिटिकल वाले में बॉन्ड लैंडे इक्वेशन का हम लोग यूज किए थे, उसी के बेस पे उसका याद करो, बोले थे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है ना, दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ, इन दोनों पे। आज हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लैंडे इक्वेशन और उसका डेरिवेशन। ठीक है, एक और दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपुसिनिस्की इक्वेशन। अब जैसे नाम से तो ये तो बड़ा पिक्यूलियर सा नाम है, पहली बार बहुत कोई ग्रेजुएशन में पहली बार इस नाम को सुन रहे हैं। इस नाम को शायद सुने भी होंगे जो थोड़ा सा एडवांस, जैसे जेई एडवांस का वगैरह तैयारी किए हैं, तो इसमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में सुने ही होंगे, पर ये कैपुसिनिस्की पहला फर्स्ट टाइम हम लोग सुन रहे होंगे, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लैंडे इक्वेशन और उसका डेरिवेशन पे। तो बॉन्ड लैंडे इक्वेशन बेसिकली क्या है, ये दो साइंटिस्ट एम बॉन्ड एंड ए लैंडे, ये दोनों मिलके इस इक्वेशन को दिए थे। एक इक्वेशन है, खतरनाक सा बड़ा सा इक्वेशन है जिसको दिए थे, ठीक है। और ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस में लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करना सिखाए थे, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कोई एनर्जी का वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। आई बात समझ में। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा हम लोग समझें, क्योंकि थोड़ा डेरिवेशन टफ है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान इधर रखना है, ऐसा नहीं कि भाई क्लास इधर कर रहे हैं ध्यान कहीं दूसरी जगह है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डायग्राम है ये वाला, यह सबको इस डायग्राम को देखोगे, याद करो हम लोग जब वीबीटी पढ़े थे ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 11 वाला, उस समय एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हुआ करता था। उसमें कुछ ऐसा ही डायग्राम था कि ऊपर से आया फिर ऐसे करके ऐसे हो जाता था, है ना। और हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे करते थे कि भाई जब फ्री एटम से उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, जैसे कंबाइन होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, और एक टाइम के बाद जब क्लोजनेस बहुत ज्यादा होगा तो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन के चलते वापस से बढ़ेगा। यस और नो? आई होप सबको ये याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा भाई। अगर नहीं याद है एक बार आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो क्लास 11 में था उसका पन्ना को पलटना, बुक या बुक का कॉपी में भी बहुत सारे कोई नहीं लिखे होंगे, तो वहां पे पक्का इस टाइप का डायग्राम एकदम यही तो नहीं मिलेगा, पर इस डायग्राम का जो मेन सॉलिड लाइन है एकदम आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो वो और ये थोड़ा सा अलग है, एक साथ कंपेयर नहीं कर देना, वो सेम नहीं है। थॉट भले सेम है, भावना सेम है, बट लॉजिक अलग अलग है। कंसिडर द पोटेंशियल एनर्जी, आयन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आयन पेयर m प्लस एक्स माइनस। दो आयन है, m प्लस और x माइनस है, उन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करेंगे। तो जब आयंस फ्री रहते हैं, जब आयंस दोनों फ्री है, तो उसका तो पोटेंशियल एनर्जी हाई होगा। अरे जितना अट्रैक्शन होगा लो होगा ना, जब तक नहीं है तब तक तो हाई होगा, ठीक। चलो, इन अ क्रिस्टल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, मतलब शुरू में दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा, दैट इज r ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब दोनों अपोजिट चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, होगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जो द कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाय यू अट्रैक्शन, किसके बिहाफ में, आर के बिहाफ में, क्या होगा। तो याद करो हम लोग एक पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी, कुछ ऐसा रहता था उसका इक्वेशन, थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोग पढ़ते थे पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन R इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आया? फिजिक्स का ये था, फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन R इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यस और नो? क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज, माइनस साइन इसलिए क्योंकि दोनों क्लोज आएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। लगाने के लिए यहां पे भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, पर अभी नहीं लगा रहे हैं, लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। सही है, यहीं से ये आया। देखो
अब Q1 और Q2 क्या है जरा समझना, Q1 Q2 क्या है भाई, Z प्लस और Z माइनस। जो Q1 है, ध्यान देना, Q1 मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस में कुछ चार्ज होगा कि नहीं होगा, तो दैट इज Z प्लस, ठीक है, इंटू इंटू उसमें कितना है चार्ज, दैट इज मान लो Z प्लस इंटू E, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के पास भी तो कुछ चार्ज होगा, दैट इज Z माइनस इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस है वो भी E। समझ में आई बात, तो Z प्लस इंटू Z माइनस इंटू E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर सबको ये चीज समझ में आए कहां से ये आया, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, क्योंकि Q इक्वल टू होता है Z इंटू E, ठीक है। चलो, तो अब हम इस चीज को, तब इसमें समझ में आया होगा सबको, तो हम इसको हटा दिए। अब क्या है, सिंस Z माइनस इज नेगेटिव, Z माइनस क्या है, नेगेटिव है, और द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव जब होगा तो ऑब्वियस है वैल्यू तो इंक्रीज करेगा एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली सो एज द इंटर आयनिक डिस्टेंस डिक्रीजेस। अब दोनों चूंकि नेगेटिव है, चूंकि ये वैल्यू भी नेगेटिव है, Z माइनस का वैल्यू भी नेगेटिव, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है Z माइनस इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है वो, तो माइनस में कुछ चार्ज होगा, माइनस 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी जैसे बताए थे ना, माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन R, वो भी नेगेटिव है। तो दोनों जब नेगेटिव आपस में आएगा तो क्या होगा, वैल्यू को बढ़ाएगा, जिस कारण से ध्यान देना ये वैल्यू और घटना चाहिए था यहां तक, बट ये घट के नहीं, तो अब क्या हो रहा है, बढ़ने लगा। ध्यान दो, इसी चीज को मैंने यहां लिखा, इन ए क्रिस्टल, हाँ, इंटर आयनिक डिस्टेंस डिक्रीजेस एज शोन बाय द डॉटेड लाइन। क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है तो घटना, जुड़ना चाहिए, तो डिक्रीज तो करना चाहिए, बट क्योंकि दोनों नेगेटिव है, ये भी वैल्यू बेसिकली नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि माइनस होता है। माइनस मैंने लिखा नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, क्योंकि यू अट्रैक्शन मैंने दिया। उसी तरह तो ये घटना तो यहां तक चाहिए था, पर घटता नहीं है, अब क्या लगने लगता है, बढ़ने लगता है। किससे शो किया, डॉटेड लाइन से, क्लियर। अब जरा ध्यान से समझना, in a crystal lattice there are more interactions between the ions than the simple one in an isolated ion pair। मतलब कोई एक अगर लैटिस है, कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, NaCl का हो जाए, CsCl का हो जाए, ZnS का हो जाए, वहां पे क्या होता है, सिर्फ एक Zn और एक S नहीं होता, या एक Na एक Cl नहीं होता है। उस क्रिस्टल में बहुत सारे Na होते हैं, बहुत सारे Cl माइनस होते हैं, बहुत सारे Na प्लस है, बहुत सारे Cl माइनस है। जैसे कि Na प्लस Cl माइनस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो FCC लैटिस होता है। बेसिकली जो सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे क्लास 12 में, क्योंकि अभी तो CBSE इसको हटा चुका है, ठीक है, तो सॉलिड वहां पे पता चलता है ये FCC लैटिस का होता है, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक। तो उसमें क्या होता है, एक सोडियम 6Cl माइनस से घिरा होता है, जरा समझना, एक सोडियम 6Cl माइनस से घिरा होता है, ठीक। तो मैंने वही चीज यहां बताया, thus in NaCl lattice each sodium experiences attraction of the 6 nearest chloride ion। मतलब उसके चारों तरफ जो 6 सबसे क्लोजेस्ट Cl माइनस है उससे अट्रैक्शन भी होगा, और सेम टाइम में each sodium ion experiences at the same time repulsion by the next 12 nearest sodium ion। मतलब 6 से तो अट्रैक्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही है, बट और अगर लैटिस को हम देखने जाएं तो उसके और दूर जाएंगे तो 12 गो से उसको रिपल्शन भी फेस करना पड़ रहा है। समझ में आई बात, मतलब कोई एक अगर लैटिस लेते हैं तो वहां पे अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है, बात समझ में आया। और इस तरह से और भी आगे होगा, और अगर दूर जाएंगे तो और फिर नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली 8 अट्रैक्शंस फील होते हैं। अब इन सबको जब जोड़ते हैं, मतलब कुछ अट्रैक्शन है, कुछ रिपल्शन है, टोटल जो सम होता है उसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या, दिस ज्योमेट्रिकल इंटरेक्शन इज नोन एज मेडलन कांस्टेंट m। मान लो ये कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम m से डिनोट कर देते हैं।
बट ये तभी पॉसिबल है जब हमको क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता हो, क्योंकि हम लोग जब आएंगे ना कैपुचिनिस की इक्वेशन, तब यहां पे इस रोल को प्ले करेंगे। ठीक है, तो चलिए आई होप यहां तक सबको समझ में। तो मेडलन कांस्टेंट क्या है, तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्शन होता है उस सबका समेशन जो है कांस्टेंट वैल्यू देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेडलन कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम बोल सकते हैं द एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इन एन आयन पेयर इन ए क्रिस्टल इज गिवन बाय, चलो तो जैसे कि मैंने बताया द वैल्यू ऑफ मेडलिंग कांस्टेंट, मेडलिंग कांस्टेंट मतलब m, तो वैल्यू ऑफ मेडलिंग कांस्टेंट डिपेंड्स किस में करेगा, ज्योमेट्री ऑफ लैटिस, तो कितना टोटल नंबर ऑफ इंटरेक्शन या रिपल्शन है ना। जैसे मान लो अभी मैंने बताया कि एक सोडियम जो है टोटल 6 Cl- से घिरा हुआ है, अगर नेक्स्ट इंटरेक्शन पे बात करें तो एक Na प्लस टोटल नेक्स्ट 8 Na प्लस से रिपल्सिव फोर्स भी शो कर रहा है ना, तो इन सबका समेशन ही क्या था, मेडलन कांस्टेंट था, है ना। तो इसीलिए मेडलन कांस्टेंट ज्योमेट्री ऑफ लैटिस पे डिपेंड करेगा और इस चार्ज और उसके सेपरेशन पे कोई इसका फैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ आयनिक रेडियस एंड चार्ज। तो चलिए अब क्या है कि अगर मान लो कोई भी अगर लैटिस बन रहा है, ठीक है, तो कोई भी अगर लैटिस बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा, है ना। वहां पे क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी काम करेगा, एक ही से तो बनेगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है ना, क्लियर। चलो तो उसी तरह अगर कोई क्रिस्टल लैटिस भी बन रहा है, आयनिक क्रिस्टल लैटिस भी बन रहा है, वहां पे दो फोर्स रहेगा, ठीक है, एक अट्रैक्शन और दूसरा रिपल्शन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज मैंने भी यहां किया। तो अगर हम एक रिपल्शन पैरामीटर ले लें तो उसमें क्या होगा, यू रिपल्शन इक्वल टू बी अपॉन आर टू द पावर एन। ठीक है, यहां पे बी क्या है, कांस्टेंट है, बी क्या है, कांस्टेंट है, और एन क्या है, बॉन्ड एक्सपोनेंट। एन क्या है, बॉन्ड एक्सपोनेंट। आने वाले टाइम में अभी मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं। अब क्या है, फॉर ए क्रिस्टल लैटिस कंसिस्टिंग ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। अब एवोगैड्रो नंबर का क्या काम है, तो अगर मान लो कोई भी अगर क्रिस्टल बन रहा है, तो हम लोग जब लैटिस एनर्जी को हम लोग डिफाइन किए थे तो हम लोग बोले थे कि अगर एक कैटायन और एक एनायन मिलके आपस में कंस्टिट्यूट होके जुड़ के 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बना रहे हैं, 1 मोल का मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर, यस और नो। तो चलिए, तो इसीलिए मैंने क्या किया, टोटल अगर लैटिस एनर्जी करना है क्या करेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन को दोनों को जोड़ देंगे। टोटल करना है ना, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और दोनों को क्या किया, Na से मल्टीप्लाई। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और ये चीज मैंने किससे दिखाया है, सॉलिड लाइन से। ध्यान देना थोड़ा सा, यहां पे मैंने एक सॉलिड लाइन दिखाया, देखो ये डॉटेड वाला था और सॉलिड लाइन ये है, ये वाला सॉलिड लाइन है। अब एक चीज तुम ध्यान देना, जैसे कि अट्रैक्शन वाले में बढ़ रहा था एनर्जी, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, उसी तरह रिपल्शन से भी क्या होता है, देखो रेडियस और दूर जा रहा है। रीजन क्या है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, आयन से एक दूसरे से दूर जाएंगे ना, और ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्यों करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण करेगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया टोटल एनर्जी। अब यहां पे एक फैक्टर है कि हमको भाई ये बी तो पता ही नहीं है, बी तो मेरा कांस्टेंट है, और कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, मैथ्स में भी करते हैं, तो मिनिमम अगर एक अननोन फैक्टर होगा तो हम उसको इजीली निकाल सकते हैं, पर अगर एक ही इक्वेशन में दो अननोन फैक्टर है, तुम क्या कभी उसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, कभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि बी के वैल्यू को किसी तरह से डिटरमाइन करना। तो अगर हम इस लाइन को देखें, इस ग्राफ को देखें, तो ग्राफ में ध्यान देना, इस जगह पे ये जो जगह है, यहां पे एनर्जी सबसे मिनिमम है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल एनर्जी है सबसे कम है, इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। आई होप सबको समझ में आया। और स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब ये एक मिनिमा है, और हम लोग को मैथ्स के रूल में हिसाब से पता है कि अगर कहीं मैक्सिमा और मिनिमा आता है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अभी सबको ही पढ़े होंगे, अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हो गए तो पता होगा, पहला डेरिवेटिव है ना हमेशा 0 होता है, मैक्सिमा और मिनिमा का। तो मैं बस उसी चीज को यहां पे लगा देता हूं, ध्यान देना। द टोटल एनर्जी सोन बाय सॉलिड लाइन एंड द मिनिमा ऑफ द कर्व कॉरस्पॉन्ड्स टू द इक्विलिब्रियम लैटिस कॉन्फ़िगरेशन। और उस कॉन्फ़िगरेशन में इस जगह पे r का वैल्यू क्या है, r0, इस पॉइंट में r का वैल्यू क्या है, r0 है।
तो बस मैं उसी चीज को यहाँ पे r इक्वल टू आर नॉट, तो du अपॉन डी आर फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वल टू 0 कर दिया। जैसे ही 0 करेंगे इसका डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे बेसिकली वैल्यू जो आएगा ये आएगा। आई होप सबको क्लियर है। अगर डिफरेंशिएशन करके देख लेना भाई, अगर नहीं आएगा तो मैं फिर दिखा दूंगा, अलग से करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब क्या है, तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो भाई अब ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा। ये हो गया रिपल्सिव पैरामीटर, ये हो गया अट्रैक्टिव पैरामीटर, ठीक है। तो यहां से b का वैल्यू निकाल लेंगे, इजीली निकल जाएगा। ये इक्वल टू ये आएगा तो यहां से b का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब u नॉट, अब हम लोग क्या करें, b भी हम लोग को मिल गया, तो अब हम लोग का सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम लोग यहां से क्या करते हैं, जब ये r नॉट होगा, ध्यान देना, जब ये r नॉट होगा तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी क्या ले लेंगे, u नॉट, इक्विलिब्रियम लैटिस एनर्जी। तो बस u नॉट इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो u नॉट इक्वल टू ये तुम्हारा सॉल्व करके आ जाएगा। और इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बॉर्न लैंडे इक्वेशन। क्लियर। इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बॉर्न लैंडे इक्वेशन फॉर लैटिस एनर्जी। अब यहां पे n क्या है, एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द टाइप ऑफ आयंस। कौन से आयंस है। अब इसमें आयंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई नेगेटिव आयंस है, 1 माइनस भी हो सकता है, 2 माइनस भी हो सकता है, 3 माइनस भी हो सकता है ना। तो उस केस में जितना ज्यादा नंबर ऑफ माइनस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा होगा, सिंपल सा बात है ना। तो वैल्यू ऑफ n भी ज्यादा होगा। तो ये था बॉर्न लैंडे इक्वेशन। अब इससे बॉर्न लैंडे इक्वेशन से क्या है कि भाई इसमें दो चीज अब ध्यान देना। अगर हमको बॉर्न लैंडे इक्वेशन चाहिए तो उस जगह हमको m मस्ट है, मेंडलन कांस्टेंट का वैल्यू मस्ट है। बिना मेंडलन कांस्टेंट का m हम लोग नहीं निकाल सकते, मतलब कि बॉर्न लैंडे इक्वेशन कर ही नहीं सकते। तो उसी चीज को सॉल्व करते हुए कैपुचिनिस्की नाम का एक साइंटिस्ट था जो एक चीज बताया। वो बोला कि अगर हम एक ऐसा इक्वेशन ले लें जिसमें भाई लैटिस का जरूरत ही नहीं हो, स्ट्रक्चर का कोई टेंशन खत्म। समझ में आई बात। अगर हम लोग बॉर्न लैंडे इक्वेशन लेते हैं तब तो हमको स्ट्रक्चर चाहिए, बिना उसके मेंडलन कांस्टेंट निकलेगा नहीं। बट अगर ऐसा कुछ हो जाए, इक्वेशन मिले जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर ही का जरूरत खत्म हो जाए, तब तो मजा ही आ जाए। तो उसी चीज को कैपुचिनिस्की बोला। द कैपुचिनिस्की इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इट कैन कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल व्हेन द स्ट्रक्चर इज अननोन। जब स्ट्रक्चर अननोन है तब भी हम लोग लैटिस एनर्जी निकाल सकते हैं। और ये हेल्पफुल क्यों होगा, क्योंकि नया जो कंपाउंड्स है जिसका स्ट्रक्चर नोन नहीं है उसके लिए तो हम इजीली उसका स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए वो क्या किया, तो मेंडलन कांस्टेंट m का एक बहुत सारे क्रिस्टल्स का एक वो लिस्ट लिया और m अपॉन m का एक वैल्यू निकाला। तो उसको दिखा कि 0.874 ये एक अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है, मतलब किसी में थोड़ा ज्यादा 5% ज्यादा कम, बट एक अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है। और इसी को लेके वो एक इक्वेशन बनाया और उस एनर्जी, अच्छा ये जो इक्वेशन है उसमें एनर्जी क्या होगा, किलोजूल पर मोल। एनर्जी चेंज करोगे, मान लो कैलोरी पर मोल करोगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन दिया 1213.8 z प्लस जेड माइनस इंटू एन अपॉन आर प्लस प्लस आर माइनस इंटू 1 माइनस 0.345 अपॉन आर प्लस आर माइनस। यहां पे क्या n क्या है, नंबर ऑफ आयंस इन दी इंपेरिकल फॉर्मूला, नंबर ऑफ आयंस इन दी इंपेरिकल। जेड प्लस और जेड माइनस क्या है, एलिमेंट्री चार्ज ऑन द कैटायन एंड एनायन। कैटायन और एनायन पे कितना चार्ज है, +2 +3 जो भी। आर प्लस आर माइनस क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन इन मीटर्स, ध्यान रखना ये इन मीटर्स है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, सीधा अब कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन ये है कि भाई कैपुचिनिस्की इक्वेशन क्या करता है, भाई एक तो लैटिस का कोई टेंशन खत्म, प्लस जो वैल्यू आता है ना लैटिस एनर्जी का बॉर्न लैंडे से, चूंकि बॉर्न लैंडे थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव है, एक तरह से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से वो बताया था, उससे 5% का ही हेर फेर होता है। मतलब द रियल वैल्यू डिफर्स इन मोस्ट केसेस बाय लेस देन 5%, मतलब 5% से भी कम में थोड़ा सा चेंज होता है, ऐसे नॉर्मली सही है। और दूसरा क्या है,
बहुत सारे, अगर हमको किसी का लैटिस एनर्जी पता है ना, तो ये आयनिक रेडियाई को भी बता सकता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आज हम लोग कवर कर लिए क्या क्या, एक बॉर्नलैंडे इक्वेशन और एक कैपुचिनिस्की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताना है। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।